गोपालगंज के पूर्व सांसद व प्रदेश के महामंत्री श्री जनक राम जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री आदित्य नारायण पांडे जी, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी, जिला प्रभारी श्री अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक श्री इंद्रदेव माझी जी और भोरे विधानसभा जिसके अंतर्गत कटिया, विजयपुर और भोरे ये 3 प्रखंड आते हैं, उसके सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, आज हम वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं। इस कोरोना के संक्रमण काल में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता से लगातार जुड़कर काम कर रही है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके और लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर राहत चलाने का काम किया था। मित्रों, आज जब हम वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो वर्चुअल रैली का क्यों विरोध कर रहे हैं। तब तो कल ये मोबाइल का विरोध करेंगे, तब तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विरोध करेंगे। अरे भाई, आईटी का जमाना है और इससे सस्ती चीज़ क्या होगी। हेलीकॉप्टर से जाकर सभा करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यहाँ तो कुछ हजार रुपये के अंदर आप हजारों लोगों से वर्चुअल रैली के माध्यम से बात कर लेते हैं। मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग, ये वही लोग हैं जो लोग ईवीएम का विरोध करते थे और आज भी कहते हैं कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए ताकि बूथ लूटने का इनको मौका मिल सके। अरे, बिहार के गरीबों को वोट देने का मौका इसलिए मिल पाया कि बैलेट पेपर की पद्धति खत्म हो गई और ईवीएम पर लोग बटन दबाकर वोट देने लगे, तो बूथ लूटना बंद हो गया। और जब से बूथ लूटना बंद हो गया तब से राजद कांग्रेस की सरकार चली गई और ये फिर चाहते हैं कि बिहार के अंदर वो बूथ लूटने वाला दौर फिर से बिहार में वापस आ जाए। और मेरे मित्रों, आप तो गोपालगंज के लोग हैं। इस जिले को और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो का जिला कहा जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का यह गृह जिला है, 2 मुख्यमंत्री का यह गृह जिला है। लेकिन आपको, नई पीढ़ी के लोगों को शायद याद नहीं होगा कि बिहार में चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं होता था। चुनाव के अंदर इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते थे, एक चुनाव में 50 लोग, 60 लोग और मारे गए होंगे। तो वो दौर बिहार फिर लौट कर देखना नहीं चाहता है। जब रक्त रंजित चुनाव होता था, लोग मार दिए जाते थे, बम, बंदूक, गोली का इंतजाम चुनाव के अंदर किया जाता था। लेकिन मित्रों, ये लोग फिर इस पुराने दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं, इसलिए ईवीएम का विरोध करते हैं, इसलिए ये लोग वर्चुअल रैली का विरोध करते हैं। और इन्हीं लोगों के कारण बिहार पिछड़ गया। जब पूरे देश और दुनिया में आईटी का काम चल रहा था तो लोग मजाक में कहते थे कि आईटी वाईटी क्या होता है। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि आज हम लॉकडाउन की स्थिति में और जब एक जगह बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक है, उस समय हम वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मित्रों, पिछले दिनों गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। हमें गर्व है इस बात का कि ये 20 शहीद होने वाले जवान बिहार रेजिमेंट के जवान थे। यद्यपि इसके अंदर अनेक राज्यों के जवान शामिल थे, परंतु बिहार के 5 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। और मित्रों, कल मन की बात के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। तो ये कोई न समझे कि हमारे जो 20 लोग शहीद हो गए वो यूं ही शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मारते मारते ये मरे हैं, यानी एक जो शहीद हुआ है वो यूं ही शहीद नहीं हुआ है, उसने आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है।
मित्रों, आपको मालूम है कि हम भारत में जो लोग शहीद होते हैं हम उनके शव को उनके घर भेजते हैं, उनको शहीदों का सम्मान देते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं। हम मरने वालों को छिपाते नहीं हैं। लेकिन चीन जो कम्युनिस्ट देश है, जहाँ पर तानाशाही है, एक दलीय सरकार है, वहाँ मरने वालों का आंकड़ा छिपा दिया जाता है। आज तक लोगों को यही नहीं पता है कि 62 के भारत चीन युद्ध में कितने लोग मारे गए। और मित्रों, गलवान वैली में जो भी झड़प हुई है, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि वहाँ भी भारत से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन की सैनिक ने उनको छिपा लिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत अगर दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना भी जानता है और हर हमले का उचित जवाब भी देना जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे। इसलिए मित्रों, हमको देश के प्रधानमंत्री और सेना पर पूरा भरोसा है। और जिस तरह से पुलवामा की घटना हो या इसके पहले जो अन्य घटनाएं घटी, एक एक घटना का बदला लिया गया है। इसलिए शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। इसलिए हमको अपने देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना पर पूरा भरोसा है। और मैं विरोधी दल के लोगों से कहना चाहूँगा, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। जब सवाल पूछना होगा तो लोकसभा में सवाल पूछिएगा, विधानसभा में पूछिएगा। यह देश की एकजुटता का सवाल है। जब सीमा पर हमारे जवान तनातनी की स्थिति में जूझ रहे हैं, वैसी स्थिति में पूरे देश को देश की एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि कांग्रेस और राजद के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया करते थे और आज वो लोग इस मुठभेड़ पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, उन सभी शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हुआ मैं कोविड के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्रों, जो मरने वालों और कोविड का संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हमको कोविड के साथ जिंदगी बितानी है। एक लंबे समय तक कोविड भी साथ में चलेगा और जिंदगी भी चलेगी, क्योंकि इसकी न तो कोई दवा निकली है और न कोई इसका टीका निकला है। एक लंबा समय लगेगा इसके दवा के निर्माण में, लेकिन हम लंबे समय तक लॉकडाउन जारी नहीं रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है, जहान भी है। लोगों को रोजगार, लोगों की रोजी रोटी, फैक्ट्रियां चलनी चाहिए। कल कारखाने, उद्योगों को लंबे समय तक हम बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनलॉकडाउन की स्थिति प्रारंभ हो गई है। लेकिन मित्रों, लॉकडाउन में हम जितना सतर्क थे, उससे ज़्यादा सतर्क हमको अनलॉकडाउन में रहने की आवश्यकता है। और देखिए, इसका कोरोना का मुकाबला करने का एक ही तरीका है, और वो है कि जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे पर मास्क लगा कर निकले, दूरी बना कर रखें। और मैं अपनी सभी कार्यकर्ताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी यही दवा है। अगर मास्क नहीं है तो चेहरे पर तौलिया लगा लीजिए, गमछा लगा लीजिए, लेकिन जब भी सार्वजनिक जगह पर जाएं तो मुंह को ढक कर जाएं। इसमें कोई कोताही करेंगे तो आपको भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है। और थोड़ी दूरी बना कर रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। यही कोरोना को रोकने का इसका मूल मंत्र है। और मित्रों, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन इस देश में लागू कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इन लोगों ने लॉकडाउन लागू करने में देर कर दी। ये लोग मजाक उड़ाते थे लॉकडाउन का और कोरोना का। और आज देखिए, चीन में जो कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ, आज उसने पूरे दुनिया को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए मित्रों, अगर प्रधानमंत्री जी ने समय रहते अगर लॉकडाउन को लागू नहीं किया होता तो इस देश के अंदर भी लाखों लोग मर गए होते। हमारी
जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अमेरिका, चीन या लंदन जैसी बहुत उन्नत व्यवस्था नहीं है। और आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आप अगर अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली आदि देशों से तुलना करेंगे तो भारत में मरने वालों की संख्या बहुत कम है, उस तुलना में बहुत कम है। दूसरे मित्रों, यह लॉकडाउन का प्रभाव है, ये उसी का परिणाम है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप इन बातों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ मित्रों, लॉकडाउन के दौरान जब लोग लॉकडाउन से जूझ रहे थे, हमारे लाखों श्रमिक भाई मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुड़गांव के अंदर और बेरोजगार हो गए। कल कारखाने बंद हो गए, लोगों के पास खाने की भी दिक्कत थी, कठिनाई थी। उस समय हमारे पार्टी के लोगों ने पूरे देश भर में लोगों की बड़े पैमाने पर मदद करने का काम किया है। और मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते थे कि देश का गरीब ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है लॉकडाउन के कारण, और इसलिए उन्होंने अप्रैल-मार्च महीने के अंत में ही ये ऐलान कर दिया कि सभी गरीबों को हम 15 किलो अनाज मुफ्त देंगे। और आपको मालूम है कि बिहार के अंदर करीब 8 करोड़ 71 लाख लोगों को 15 किलो चावल मुफ्त में केंद्र की सरकार की ओर से देने का काम हुआ है। और ये वो चावल जिसकी कीमत 28 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो जिस चावल की कीमत है, वो 15 किलो चावल लोगों को मुफ्त में दिया गया है। और उसका परिणाम है कि बिहार में एक भी आदमी को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। कोई बिहार में भूखा नहीं सोया। हर आदमी के घर में 30 किलो 40 किलो चावल हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। अगर एक आदमी को 15 किलो चावल मिला, घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 60 किलो 75 किलो चावल हम के नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक घर में पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि जितने राशन कार्ड धारी हैं उन सभी लोगों को 1-1 किलो अरहर की दाल मुफ्त में 3 महीने के लिए दी जाएगी। और मित्रों, 1 करोड़ 68 लाख परिवारों को 3 किलो अरहर की दाल मुफ्त में दी गई है। और जिस दाल की कीमत 120 रुपया प्रति किलो जिसका बाजार मूल्य है। और जब बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई लौट कर आने लगे तो उनके लिए भी 2 महीने का मुफ्त चावल दिया गया। और कुल 86,40,000 वैसे लोग जो माइग्रेंट लेबर थे, जिनका राशन कार्ड नहीं था, उनको भी 10 किलो चावल और 1 किलो चना उनके परिवार को केंद्र की सरकार की ओर से दिया गया है। और मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने केवल बिहार में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खाद्यान्न मुफ्त में वितरित करने का काम किया है। ये कोई साधारण राशि नहीं, 6,000 करोड़ रुपया का खाद्यान्न हम लोगों ने वितरित किया है। और इतना ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जनधन खाताधारी थे, बिहार में 2 करोड़ 38 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका जनधन खाता खुला हुआ था, उन सभी जनधन खाताधारियों को 1500 रुपया प्रत्येक के खाते में केंद्र की सरकार ने भेजने का काम किया है। और मित्रों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था, उन सभी महिलाओं को, और उनकी संख्या बिहार में लगभग 84 लाख है, उनको 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर केंद्र की सरकार की ओर से देने का काम किया गया है। मित्रों, हमारे बिहार के अंदर भी करीब 60 लाख से ज़्यादा किसान, उन किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपया केंद्र की सरकार ने अग्रिम देने का काम किया है। और मित्रों, अगर मुफ्त खाद्यान्न और जो नगद सहायता दी गई है बिहार के लोगों को, अगर दोनों की राशि को जोड़ दें तो लगभग 11,784 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद केंद्र की सरकार ने बिहार के गरीबों को करने का काम किया है। और मित्रों, बिहार सरकार भी पीछे नहीं रही। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन विपत्ति आपदा आने पर
हमने आपदा पीड़ित लोगों की पूरी मदद की है और बिहार सरकार ने भी करीब 8,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद बिहार के गरीबों को करने का काम किया है। मित्रों, आपको मालूम है कि 1,41,00,000 से ज़्यादा जो राशन कार्डधारी थे उनके खाते में हम लोगों ने 1,000 रुपया बिहार सरकार ने अपने खजाने से भेजने का काम किया है। और साथ ही साथ जो बिहार के लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए थे उन लोगों के खाते में भी 1,000 रुपया हम लोगों ने भेजा है और करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों के खाते में 1,000 रुपया बिहार सरकार के द्वारा भेजने का काम किया गया है। मित्रों, जो बिहार के अंदर 84 लाख से ज़्यादा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, उनको उनके 3 महीने का 1,200 रुपया हम लोगों ने मार्च के अंत में ही अग्रिम उनके खाते में भेज दिया। तो इसलिए मित्रों, और जो लोग बाहर से आए, लोगों को लगता था कि लाखों श्रमिक कैसे लौट कर आएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुफ्त में ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, और करीब 1,500 से ज़्यादा ट्रेनों से बिहार के 21 लाख से ज़्यादा लोग और बिहार के अंदर पहुँचाए गए। आने वाले किसी आदमी को 1 पैसा किराया नहीं देना पड़ा। उनके लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और उनके लिए स्पेशल ट्रेन, एक सीट पर एक आदमी, अधिक से 2 आदमी, और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। जो लोग पटना उतरे, मुजफ्फरपुर उतरे, उनको फिर बसों से उनके घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। ये कोई साधारण काम नहीं था मित्रों कि 21 लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। और मित्रों, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और फिर जो लोग लौट कर आए बिहार के बाहर के राज्यों से, उनको हम लोगों ने 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा। और हमारा जो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ एक आदमी पर 14 दिनों में 5,350 रुपया खर्च किया गया। 2 समय का भोजन, उनके लिए जलपान की व्यवस्था, उनके लिए दूध की व्यवस्था, उनके लिए दरी, मच्छरदानी, धोती, लुंगी, साड़ी, महिलाओं के लिए ब्लाउज, यानी स्टील का थाली, कटोरी, ग्लास, इन सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया। और जाते समय वो ये सभी सामान को लेकर अपने घर जा सकते थे। और 1,000 रुपया बाहर से आने वाले हर एक आदमी को हम लोगों ने अपनी सरकार की ओर से देने का काम किया है। इसलिए यहाँ पर जनक चमार जी बैठे और हमारे विनोद जी बैठे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर कोई भी बिहार के बाहर से आने वाला श्रमिक, अगर उसको अभी भी 1,000 नहीं मिला हो, तो आप उसका नाम, बैंक खाता नंबर, उसका आधार नंबर आप इकट्ठा करके उसको जमा करा दें, ताकि उनको भी 1,000 रुपया और मिल सकेगा। और मित्रों, आपको मालूम कि बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। 21 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। गोपालगंज जिले में भी जो नए राशन कार्ड बने हैं, उनके वितरण का काम प्रारंभ हो रहा है। इसके बावजूद अगर किसी का राशन कार्ड नहीं हो, तो आरटीपीएस काउंटर पर जाकर वो आवेदन दे सकते हैं और 1 महीने के भीतर उनका नया राशन कार्ड बन जाएगा। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर हम लोगों ने भी 8,500 करोड़ रुपया बिहार के गरीबों के खाते में देने का काम किया है। और कुल मिलाकर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों ने मिलकर करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद नगद सहायता के रूप में या खाद्यान्न के रूप में देने का काम किया है। मित्रों, मैं इतने विस्तार से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जाकर लोगों से बताइए कि नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की सरकार ने आपके लिए क्या काम किया है। और वो लोग जिनको 15 साल मौका मिला, उन लोगों ने क्या किया था। जब कोसी की बाढ़ आई थी, उस समय उन्होंने क्या मदद की। इसके पहले भी बिहार में सूखा, बाढ़ पड़ता था, लेकिन उन लोगों ने क्या मदद की। और बिहार की सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से देश के गरीबों की और बिहार के गरीबों को और मदद करने का काम किया है। मित्रों, आज जब हम बैठे इस वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो मैं आपको मालूम है, पिछले ही दिनों करीब 10 दिन पूर्व 70 घाट पुल का उद्घाटन किया गया था। और आपको मालूम है कि केसरिया से लेकर गोपालगंज को जोड़ने वाला
इस पुल का उद्घाटन हुआ है, और जिसके कारण दोनों जगह पर जो दूरी थी, यानी बेतिया और केसरिया और गोपालगंज के बीच की दूरी, उसमें काफ़ी कमी आई है। मेरे मित्रों, हम लोग को जब सेवा करने का मौका मिला, हम लोगों ने बिहार में पुलों का जाल बिछा दिया। मैं तो 15 साल वालों से जानना चाहता हूँ, आपने गंगा नदी पर कितना पुल बनाया? या बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि बिहार में पहला पुल बना 1959 में गंगा नदी पर मोकामा में पुल। उसके बाद 1982 में बना महात्मा गांधी सेतु, और 2001 में बना भागलपुर में विक्रमशिला सेतु। यानी आज़ादी के 58 वर्षों में गंगा नदी पर केवल 3 पुल बने थे। लेकिन जब आपने हम लोगों को सेवा करने का मौका दिया तो आरा छपरा का पुल चालू हो गया, दीघा सोनपुर का पुल चालू हो चुका है। और मैं इतना ही बता दूं कि इस समय 13 से ज़्यादा पुलों पर काम या तो काम चल रहा है, या फिर उसका टेंडर हो गया, या वो निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया के अंदर है। तो 58 साल में 3 पुल, और हम लोग के कार्यकाल में 2 पुल चालू हो गया, 6 निर्माणाधीन हैं, 5 स्वीकृत हैं, कुल 13 पुल गंगा नदी पर। आप जिधर से गंगा नदी पार करना चाहेंगे आप पार कर सकेंगे। और इसी प्रकार मित्रों, गंडक नदी पर धनाहा रतवल घाट, बेतिया गोपालगंज दोनों पुल चालू हो गए। चकिया केसरिया 70 घाट, ये पुल भी चालू हो गया। और अभी हाजीपुर और सोनपुर के बीच गंडक नदी पर एक और पुल प्रस्तावित है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने हम लोग को मौका दिया तो हम लोगों ने बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। केवल नेशनल हाईवे नहीं, केवल स्टेट हाईवे नहीं, केवल जिला की महत्वपूर्ण सड़कें नहीं, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। 100 से अधिक आबादी का प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम चल रहा है। और गांव के भीतर की जो गली है, उस गली को भी पक्कीकरण करने का काम अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नली गली योजना, हर गांव की गली का पक्कीकरण करना, नली का निर्माण करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के आपके गोपालगंज जिले में, आपके गोपालगंज जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत कुल 3177 वार्ड है आपके जिले में। इसमें 2231 वार्डों में कार्य पूरा करा लिया गया है, और 760 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। क्या कभी कोई सोचता भी था क्या कि गांव की गलियों का भी पक्कीकरण होगा, गांव में भी नली बनेगी? तो लगभग 80% काम पूरा हो गया, और 20% जो वार्ड बचे हैं वहाँ भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार मित्रों, हर घर तक पाइप से पानी पहुँचाना, पीने का पानी। अब चापाकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चापाकल लगे वो तो रहेंगे, लेकिन हर घर में और पाइप से पानी पहुंचाना, नल से पानी पहुंचाना। और मित्रों, आपके गोपालगंज जिले में 2974 जिन वार्डों में काम किया जाना था, उसके विरुद्ध 2188 वार्ड में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। और बाकी जो 750 वार्ड बचे हैं, वहाँ भी हम लोग जुलाई के अंत तक वहाँ भी हम पानी पहुँचाने का काम पूरा कर लेंगे। तो इसलिए मित्रों, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करना था। आपको मालूम है कि गोपालगंज में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज के अंदर, और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो काम था, अभियंत्रण महाविद्यालय कुचाई कोट के भवन निर्माण का 75% काम पूरा हो गया है। और गोपालगंज जिले में भी किराए के मकान में और इंजीनियरिंग कॉलेज का काम, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। इसलिए मित्रों, ITI हो, महिला ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हम लोगों ने बिहार के अंदर इसका जाल बिछा दिया है। तो इसलिए मित्रों, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने गांव-गांव तक सड़कों को जोड़ा है, घर घर तक बिजली पहुंचाई है। और आज बिहार के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जब बिजली नहीं पहुंची होगी। क्या 15 साल पहले कोई सोचता था कि बिहार के अंदर
और 24 घंटा बिजली होगी शहरों के अंदर। गांव के अंदर भी 18 से 20 घंटे बिजली होगी। आज कोई बताए गोपालगंज के अंदर, गांव के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली है कि नहीं है? शहर में 24 घंटा बिजली है कि नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लगता था कि बिहार के गरीब अंधेरे में रहेंगे, इसलिए उन्होंने लालटेन थमा दिया था। लेकिन बिहार की जनता ने लालटेन को उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया और कहा कि हमको लालटेन नहीं चाहिए, हमको एलईडी की रोशनी चाहिए। और आज पूरे बिहार के अंदर एलईडी की रोशनी से पूरा बिहार जगमगा रहा है। और मित्रों, हम लोगों ने केवल घर तक ही बिजली नहीं पहुंचाई, हम लोगों ने ये भी तय किया कि अब बिहार का किसान बिजली से सिंचाई करेगा, डीजल से सिंचाई नहीं करेगा। और केंद्र की मदद से कृषि का अलग फीडर का निर्माण किया गया और अब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। वे बिजली के पंप का कनेक्शन दिया जा चुका है ताकि लोग बिजली से सिंचाई कर सके। और मित्रों, जो बिजली से सिंचाई करेंगे उसका शुल्क केवल 65 पैसा और प्रति यूनिट रखा गया है। और मित्रों, आपको मालूम है कि अगर आप बिजली से सिंचाई करेंगे तो जहाँ डीजल से अगर 200 रुपये लगता था तो बिजली से केवल 10 रुपये में ही और आप सिंचाई कर पाएंगे। और मित्रों, बिहार की सरकार ने अब ये भी ऐलान किया है कि बिहार के अंदर अगर अगले बार सेवा करने का जनता ने मौका दिया तो हर खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे। बिहार के अंदर एक भी खेत नहीं बचेगा जिस खेत तक हम लोगों ने पानी नहीं पहुंचाया होगा। और उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और मित्रों, ये ऐसी सरकार है जो आपदा के समय लोगों की मदद करती है। जब पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, वर्षापात हुई, उस समय भी बिहार की सरकार और किसानों की मदद में और खड़ी हुई थी। और मित्रों, अप्रैल महीने के अंदर जो ओलावृष्टि या फसल का नुकसान हुआ उसमें कटैया प्रखंड के और कुल 15,000 लोगों ने आवेदन दिया था। इसमें 8,108 किसानों के खाते में 89 लाख रुपया बिहार की सरकार ने भेजने का काम किया है। और मई और जून महीने में जो फसल का नुकसान हुआ है उसमें भोरे के प्रखंड के अंतर्गत 1029 हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ है। और विजयपुर के अंदर लगभग 993 हेक्टेयर जमीन पर फसल का नुकसान हुआ है। तो मित्रों, बहुत जल्द ये जो भोरे और विजयपुर के जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनके खाते में भी बहुत जल्द हम पैसा भेजने का काम करेंगे। मित्रों, गोपालगंज के और भोरे के लोगों से जब बात कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये सरकार वो केंद्र और ये राज्य की सरकार है। ये काम करने वाली सरकार है, ये घोषणा करने वाली सरकार नहीं है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। जो कहा वो हम लोगों ने करके दिखलाया। और इससे मैं भोरे के लोगों से यही अपील करूंगा, आप यूपी की सीमा पर से, आप यूपी की सीमा से जुड़ा ये इलाका है, गोपालगंज जिले के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब भी बिहार में चुनाव होंगे और जब भी अगर बिहार की जनता अगर हम लोग को फिर से मौका देती है काम करने के लिए तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो बचा खुचा काम है उस काम को भी हम बिहार के अंदर और गोपालगंज में हम कर दिखलाएंगे। मेरे मित्रों, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभी लोगों के नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पाया हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मित्रों, फिर से एक बार हम कोरोना को भी जीतेंगे और चीन का जो मुकाबला है हम चीन को भी पराजित करेंगे। हम दोनों मोर्चों पर जीत हासिल करेंगे, वो चाहे चीन का मोर्चा हो या कोरोना का मोर्चा हो। और बिहार की सरकार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है। तो इसलिए मित्रों, आइए आज की इस वर्चुअल रैली में हम संकल्प लें कि हम कोरोना को भगाएंगे और हम चीन का भी मुकाबला करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो आह्वान किया था कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो चीज़ हमारे ज़िले में पैदा होती है, जो चीज़ हमारे बिहार में पैदा होती है, अगर उसकी गुणवत्ता ठीक है, उसका मूल्य उचित है, तो विदेशी सामानों की तुलना में हम उनका इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं हो सकते, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो चीन में बने सामान हैं उनका हम कम से कम उपयोग करें। और उससे मित्रों, जिस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में चरखा और खादी के द्वारा अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम किया था, उसी तरह से चीनी सामानों का बहिष्कार कर हम चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ सकेंगे। इसलिए आइए लोकल के लिए हम वोकल हों, स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।